डिस्क्राइब्स द टोटल इनकम अर्न्ड बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट। कंट्री के रेजिडेंट, रेजिडेंट मतलब कंट्री में रहने वाले लोग जो इंडिया के होंगे, बोथ डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड, चाहे उन्होंने इंडिया में रहकर कमाई हो चाहे बाहर रह के कमाई हो, लेकिन टोटल इनकम जो उनकी अर्न होती है उसे किस क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बताइए, जिसमें सिर्फ अपने अपने देश की सर इनकम अर्न इन इंडिया माइनस इनकम अर्न अब्रॉड। माइनस इनकम अर्न बाय द नॉन रेजिडेंट, हाँ इनकम, हाँ नॉन। है ना? तो अपने अपने वालों की लेनी होती है तो उसे बोलते हैं जीएनपी। जीएनपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी में अपने वालों की तो जोड़ लो और दूसरे वालों की घटा दो, तो क्या बच जाएगी? सिर्फ अपने अपने वाले, तो उसे बोलते हैं जीएनपी। जीएनपी में मैंने बताया था इंक्लूड्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन लिखते हैं, इनकम अर्न बाय रेजिडेंट अब्रॉड, जो दूसरे हमारे रेजिडेंट बाहर है उनकी इनकम को ऐड कर देते हैं, और जो दूसरे रेजिडेंट है हमारे यहाँ उनकी माइनस कर देते हैं। तो यानी कि ये वाले का आंसर हो गया जीएनपी। मैम सर 14 नंबर पे ये क्वेश्चन नहीं है हमारे बुक में। आपका कौन सा है बताइए, पढ़कर बताइए क्या है। क्वेश्चन बोलिए क्या है। So what is the full form of MSF in monetary policy? ये है क्वेश्चन। हाँ सर। एमएसएफ, Yes sir. ये मार्जिनल स्टैंडिंग पॉलिसी, हाँ सर। ये वाला 14th भी मिल गया। आपने पेज नंबर गलत बताया था मुझे, ये पेज नंबर 119 है, मैं 109 समझ गया था। अच्छा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसएफ? अभी बताया। मार्जिनल मार्जिनल स्टैंडिंग क्या होता है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो बैंक्स के लिए होती है, आरबीआई की। अगर मान लो कभी आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तुमसे पैसा मांग सकते हो आरबीआई से या फिर किसी दूसरे बैंक से आरबीआई के बिहाफ पे। जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है आप एसबीआई भागते हो, और बैंक को जब जरूरत पड़ती है तो म्यूट कर लीजिए जो बात कर रहे हैं। करके जाएंगे। सुदीप अग्रवाल जी, आपकी आवाजें आ रही हैं। Sorry sir. Sorry sir. हाँ, तो एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आरबीआई देता है आपको, बैंक को, कि अगर आपको कभी इमरजेंसी पैसे की जरूरत पड़ जाए, आप पे नहीं है और आपकी एफडी भी नहीं है बैंक के पास, तब भी आप एमएसएफ के तहत एक लिमिटेड अमाउंट होती है, वो आप बोरो कर सकते हो 1 या 2 दिन के लिए, और अगले दिन आपको वो वापस देनी पड़ेगी। बहुत ही शॉर्ट टर्म फंड होता है वो बैंक्स के लिए है एमएसएफ के नाम पर। और वो आप कोई भी बैंक दूसरे आरबीआई के बिहाफ पर किसी भी बैंक से आरबीआई से ले सकता है। अगर आरबीआई लोकल है तो आरबीआई से लेगा, वरना एसबीआई से ले लेगा। बहुत सारे बैंक्स लेते भी हैं। चलिए, और कोई क्वेरी? इसमें दूसरों बैंकों को कोई बेनिफिट मिलता है? नहीं, तो एडजस्टमेंट की एंट्री लगती है ना, जब बड़ौदा बैंक जाता है एसबीआई के पास तो वो कहता है बड़ौदा बैंक डेबिट टू आरबीआई, सॉरी आरबीआई डेबिट टू बड़ौदा बैंक। आरबीआई को डेबिट कर देता है अपने यहाँ से और बड़ौदा बैंक को पैसे दे देता है निकाल के। तो उसका उससे पहले वो आरबीआई से वो परमिशन लेता है? एक शॉर्ट अमाउंट है, एक अमाउंट है फिगर, वो कोई बैंक लेना चाहे तो उसे आरबीआई की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो जाएगा आरबीआई के डायरेक्टली एसबीआई से लेगा। उसके लिए वो पहले से अप्रूवल होती है, बस वो दिखा देता है, साइन कर देता है, वाउचर बन जाता है। और एक ट्रांसफर वाउचर टाइप बनेगा उसका। हाँ, वो एक देखिए, हाँ परमिशन है वो आपको मिल जाती है, और 2 दिन के अंदर, 1-2 दिन का टाइम होता है उसके अंदर आपको वापस करनी पड़ती है। उसके चार्जेस हैं, वो चार्जेस देने वाले को मिलते हैं और लेने वाले बैंक को देने पड़ते हैं। और कोई क्वेरी किसी की? सर सर जी बोलिए। हेलो सर। जी जी। सर शर्मा जी, आपकी आवाज कट गई है, एक बार फिर से बोलिए।
शर्मा जी रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, मैं सुन लेता हूँ। सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। बोलिए। अभी मान लो वोडाफोन आइडिया का जो कंपनी है, ये अभी कोई डायलॉग में चल रहा है और मेरे पास भी एक शेयर है और एक वो अभी मान लो, हाँ एक ही शेयर है, मान लो है नहीं लेकिन मान लो एक शेयर है और वो कंपनी बंद हो जाती है या कुछ भी होता है तो फिर मेरा वो एक शेयर का क्या होगा? वो डिलिस्ट भी होगी कंपनी शेयर मार्केट से तो। देखो, कंपनी डिलिस्ट हो जाए, अगर आपके पास शेयर है तो आप शेयर होल्डर तो हो ही उसके, तो कंपनी के एसेट्स में आपका हिस्सा है। जब भी कंपनी बंद होगी और बिकेगी, बंटवारा होगा तो आपको भी पैसे मिलेंगे जितने शेयर होल्डर के हिस्से में आएंगे। लेकिन सबसे पहले पेमेंट किसकी होगी? इसका मतलब क्या है सर? आरबीआई लोकल है, इसका मतलब क्या है? आरबीआई आरबीआई लोकल है मतलब आरबीआई हर शहर में नहीं होता। आपके शहर में आरबीआई का दफ्तर है? नहीं है। देहरादून में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, मेट्रो सिटीज में होता है ज्यादातर और बड़ी बड़ी सिटीज में होता है आरबीआई का दफ्तर। तो अगर आपका आरबीआई लोकल है तो फिर आपको आरबीआई जाना पड़ेगा पेमेंट देने के लिए। और जिन शहरों में आरबीआई का दफ्तर नहीं है वहां पर एसबीआई को अथॉरिटी दी गई है, तुम दे सकते हो पैसे। लोकल का मतलब ये है कि जिन शहरों में आरबीआई का ऑफिस है लोकल में, तो वो आरबीआई जाएंगे, वहां पर एसबीआई नहीं जा सकता। और जहां पर आरबीआई का ऑफिस नहीं है वहां पर आप एसबीआई से करोगे वही काम। क्लियर शर्मा जी? जी सर। जी, और कोई क्वेरी किसी की? आप सर पेज नंबर 113 क्वेश्चन नंबर 17 सर। पेज नंबर 113 113 क्वेश्चन नंबर 17। पे आ जाइए सर। क्वेश्चन नंबर 17 सर। जी, हैंग हो गया, एक मिनट रुकिए। 113 पे 17। 113 पे 17 नंबर सर, फैक्टर कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस इन लिक्विडिटी? नहीं नहीं सर, पेज नंबर 113। आप 113 120 में चले गए। हाँ, which what does फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मींस इन नेशनल इनकम? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सर फैक्टर कॉस्ट किसे बोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट समझ लीजिए क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये मैंने बताया था वहां पर कि सर जब हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस ले लेते हैं, लेकिन उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को नहीं लेना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को नहीं लेना है, लेकिन सब्सिडी अगर कोई मिली है तो उसे इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, तो सर आपकी जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थी वो लेनी है, टैक्सेस हटा के लेनी है, लेकिन अगर सब्सिडी कोई मिल रही है तो वो इंक्लूड करके लेनी है। उसी को बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। और ये आपने लर्न करनी है, नेशनल इनकम बनाते समय भी यही चीज लेनी होती है आपको। वहां पर क्या कंसीडर करते हैं? फैक्टर कॉस्ट। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय आप क्या कंसीडरेशन में लेते हो, तो आंसर होगा फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम कंप्यूट करते समय आपको फैक्टर कॉस्ट निकालनी पड़ती है। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है सर? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। ये हमने पढ़ाया था नेशनल इनकम पढ़ाते समय, एनआई के फॉर्मूले में ये था। क्लियर? ठीक है सर। और सर तो ठीक। और कोई क्वेरी किसी की? सर एम आई ऑडिबल टू? यस यस बोलिए। सर वो अभी मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन नंबर 37 अभी भी गलत आ रहा है। हाँ अभी ठीक नहीं किए हैं मैंने, वो क्वेश्चन था वो मैं नहीं कर सकता एक्चुअल में ठीक, वो सर करेंगे। अगर किसी आप में से कोई भी अगर मॉक टेस्ट दे रहा है और मॉक टेस्ट देने के बाद आपके जो क्वेश्चन गलत आते हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उनकी क्वेरी लेने के लिए उसे ग्रुप में डालिए। कुछ क्वेश्चन के आंसर मॉक टेस्ट में गलत हैं, तो अगर गलत होंगे और आपने सही किया होगा तो हम बता देंगे, तो आप अपना एडजस्ट कर लेना नंबर, मतलब आपके नंबर एक्चुअली फिर ज्यादा हैं। तो मॉक टेस्ट हमने आपको सारे लेसन के दे दिए हैं, लेकिन सेकंड बैच वाले स्टूडेंट को शुरू के 4 ही करने हैं, है ना। स्टार्टिंग के 4 लेसन आपके हुए हैं, तो 4 मॉक टेस्ट आप कर लीजिए, और जैसे जैसे लेसन खत्म होते रहेंगे आप अपने मॉक टेस्ट देते रहिएगा। लेकिन मैंने मॉक टेस्ट का लिंक भेज दिया, उसमें सारे मॉक टेस्ट हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के मॉक टेस्ट भी लास्ट में हैं और मिक्स क्वेश्चन के भी है लास्ट में। चलिए जी, और कोई क्वेरी तो किसी की नहीं, आगे बढ़े क्योंकि टाइम हो गया 9:30।
चलिए, कल हमने आपको कहा था ये थोड़ा सा खुद पढ़ने के लिए, वो जो थोड़ा सा खुद पढ़ने के लिए कहा था वो मैं पढ़ा रहा हूँ। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन हो गई तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? टाइटनेस करनी पड़ेगी, टाइटनेस, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगानी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट करने से क्या होगा? मार्केट में कम हो जाएगा पैसा। अब देखो उसके बिल्कुल रूल समझिए। इंटरेस्ट रेट करने से क्या होगा? रिड्यूस मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कम करने से क्या होगा? लोग कम खरीदेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। लूज एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी को लूज कर देंगे, मतलब इंटरेस्ट रेट लोअर कर देंगे। अगर लोअर इंटरेस्ट रेट कर दोगे तो उससे क्या होगा? इंक्रीज मनी सप्लाई, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। कैन लीड टू इन्फ्लेशन इफ अनचेक्ड, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ भी सकती है। और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के और भी तरीके होते हैं, वो भी लगाएंगे। इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ, अब ग्रोथ पे देखो क्या इफेक्ट पड़ता है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी से ग्रोथ बढ़ती है, क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट रेट लोअर किया तो इससे क्या होगा? बूस्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी क्योंकि लोग ज्यादा लोन ले लेंगे और इन्वेस्ट कर देंगे, एंड कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। स्टिमुलेट ग्रोथ, इससे ग्रोथ बढ़ जाएगी। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या होता है? इंक्रीज इंटरेस्ट रेट कर दिया अगर आपने तो बोरिंग डिस्करेज होगी, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और ग्रोथ भी कम हो जाएगी। यहाँ तक शायद किसी को कोई क्वेरी नहीं होगी। अब जरा एम्प्लॉयमेंट भी देख लेते हैं कैसे बढ़ती है। अगर आपने इंटरेस्ट रेट कम किया तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और जॉब भी कम हो जाएगी। फिर से देखिए, लोअर इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और जॉब भी बढ़ जाएगी। अगर हायर इंटरेस्ट रेट हुआ तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, बिजनेस एक्सपेंशन भी कम हो जाएंगे और उसकी वजह से जॉब भी घट जाएंगी। क्लियर यहां तक सबको? अगला इंपैक्ट मैंने आपको बताया था, एक्सचेंज रेट भी हमें कंट्रोल करने पड़ते हैं। अब एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर इंटरेस्ट रेट हाई हुआ, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उससे क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके देश में ज्यादा आ जाएगी। और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके देश में ज्यादा आएगी तो आपकी करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट होगी, आपकी करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी, मतलब डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी। लोअर इंटरेस्ट रेट से क्या होगा? इंटरेस्ट रेट अगर आपने कम कर दिए तो जो आपके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेट फंड में आ रही थी वो वापस चली जाएगी, तो फिर वो आपका रुपया बेच देंगे, डॉलर वापस खरीद लेंगे, तो वहां से दूसरी कंपनी की, दूसरे देश की बढ़ जाएगी और अपने देश की डेप्रिशिएट हो जाएगी करेंसी। किसको यहाँ तक कोई क्वेरी हो तो बोलिए। सर आपने एक लास्ट टाइम बोला था कि जैसे अगर मोदी जी पहले बोलते थे कि डॉलर को हम रेट कम कर देंगे तो उससे क्या किस हिसाब से इफेक्ट पड़ता था कि हमारा कि हमें भी नुकसान हो रहा है। आपका किस चीज का काम है ये बताइए। मैं उनसे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि आप एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको सैलरी डॉलर्स में मिल रही है, एज्यूम कर लिया। अब अगर डॉलर जो 70 रुपए 80 रुपए का डॉलर चल रहा है और आपकी सैलरी 1 लाख डॉलर या 10,000 डॉलर है, 80 रुपए का चलने की वजह से आपकी सैलरी 8 लाख रुपए महीना है, और वो डॉलर 80 रुपए से गिर के 70 हो जाए तो आपके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी सैलरी भी 10,000 डॉलर ही है, कंपनी कहेगी मैंने थोड़ी कम करी, डॉलर का रेट गिर गया, तो उसकी वजह से आप काम ही नहीं कर पाओगे। अब क्या आप इसी दिक्कत में रहोगे? कभी डॉलर गिर जाता है, कभी बढ़ जाता है, मतलब एक साल रोटी खानी, एक महीने खानी, एक महीने नहीं खानी, ऐसा थोड़ी करोगे। तो डॉलर के रेट अगर कम ज्यादा होते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरा तरीका, आपके बच्चे अमेरिका पढ़ने चले गए, आपको हर महीने उनकी फीस देनी होती है, और फीस बहुत मोटी, पता नहीं कर्जा गुर्जा एजुकेशन लोन लेके तो भेज जाए। डॉलर का रेट 80 की जगह 100 हो गया, जो आपको 4 लाख देने थे वो 5 लाख देने, कहां से दोगे 1 लाख? और कोई एक ही महीने थोड़ी देने हैं, हर महीने देने हैं, तो आप तो बच्चों को वापस बुला लो। यहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी। तीसरा ऑप्शन भी ले, आपका लकड़ी का काम था और आप लकड़ी की चम्मच बना बना के अमेरिका सप्लाई करते थे, और आपका सबसे बड़ा कंज्यूमर अमेरिका ही था, और अमेरिका वालों को बेचते थे। बड़ी मुश्किल से ऑर्डर मिलता था, सारे खर्चे पर्चे पर्चे काट के आप 5 मिनट बचा लेते थे। आपको जो ऑर्डर मिलता था वो 80 रुपए की चम्मच बिकती थी, यानी 1 डॉलर की, और वो जो 1 डॉलर की जब चम्मच बेचते थे 80 रुपए में, तो आपको 5% 4 रुपए बचते थे, यानी 76 रुपीज आपकी कॉस्ट है, 80 रुपीज में आपकी बिकती है, सारा खर्चा निकल, लेकिन आपकी 1 करोड़ चम्मच बिक जाती है हर महीने, तो आप राजा थे। 4 रुपए पीस कमा के भी 4 करोड़ रुपए महीने के कमा रहे थे। 4 करोड़ लोग हमारे सालों में नहीं कमा पाते, आप हर महीने कमा रहे थे, है ना। आपने भाई साहब हेलीकॉप्टर भी खरीद लिया, पानी का जहाज भी खरीद लिया, है ना, घर भी आपने जो है चलते हुए बोट भी बना लिया अपना, लेकिन अब क्या हुआ? डॉलर के रेट 80 की जगह 75 हो गए। थोड़े ही दिनों में आपका पानी का जहाज भी बिक जाएगा, हवाई जहाज भी बिक जाएगा, घर भी बिक जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो हमारे देश के लोग तो एक्सपोर्ट करेंगे ही नहीं,
अरे डॉलर का रेट ही ऊपर नीचे इतना होता है, गवर्नमेंट करती ही नहीं है। तो जो एक्सपोर्टर होंगे वो काम नहीं कर पाएंगे, कभी लॉस हो जाएगा, कभी प्रॉफिट। इतना मार्जिन तो मिलता नहीं कि चाहे 75 हो जाए 80 हो जाए हम तो प्रॉफिट में ही है, ऐसा नहीं होता। एक्सपोर्ट होता है 2-2 5-5 10% की रेट पे। अब 10% अगर फ्लक्चुएशन आ जाएगी तो बेचारा एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, और अगर एक्सपोर्ट बंद हो गया तो देश बंद हो जाएगा। तो इसलिए डॉलर के रेट को नीचे गिरना नहीं देना। ऊपर चढ़ जाए कोई बात नहीं, इग्नोर पे, नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो क्या कंट्री के पास मतलब कोई स्पेसिफिक डॉलर या कोई फॉरेन करेंसी रहती है, मतलब हर टाइम पे हाँ, कभी वो बोलते कि ये गिरे ना? आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, और बहुत क्वांटिटी में है। तो जब रेट ज्यादा हो जाता है वो भेज देता है, जब रेट कम होता है वो खरीद लेता है। इसी के कारण वो रेट को फ्लक्चुएट होने से बचा सकता है। और उसके पास और भी तरीके हैं उसे फ्लक्चुएट ना होने देने के। सर मैं ये पूछा था, आरबीआई कैसे खरीदता है और किसको बेचता है? जैसे गोल्ड खरीद लिया ओपन मार्केट में, या डॉलर खरीद लिया, तो ये बेचता मतलब ये कैसे करता है सर? वो मेरे को आज तक समझ नहीं आया। ओपन मार्केट में जैसे आप शेयर खरीदते हो ऐसे आरबीआई आके खरीद लेता है। डॉलर तो ट्रेड होता है ना शेयर मार्केट में 80-80 पे। तो जब डॉलर के प्राइस कम होते हैं तो वो खरीदता है, हाँ, और जब डॉलर के और प्राइस बढ़ते बेचता हैं है तो वो बेचता है। तो बेचेगा तो उसके पास पैसा आ जाएगा। हाँ, बेचेगा तो उसके पास पैसा आ जाएगा, रिजर्व कम हो जाएगा। तो वो रुपए की वैल्यू कंट्रोल कैसे करता है सर? डॉलर की वैल्यू को गिरा देता है। डॉलर बेचता है, डॉलर का रेट गिर जाता है। जिस दिन भी आरबीआई बेचता है उस दिन डॉलर 1 रुपया तक गिर जाता है, और जब भी वो खरीदता है तो 50 पैसे 1 रुपया बढ़ जाता है, क्योंकि वो हाई क्वांटिटी में खरीद और बेच करता है। का फैक्ट फिर सर इधर हमारी कंट्री को मतलब जहाँ इंडियंस को पड़ता है फिर? इंडियन को फर्क तो पड़ेगा ही ना, अगर डॉलर का रेट ऊपर, डॉलर बढ़ के 105 हो गया तो आरबीआई बेच देगा, वापस 95 आ जाएगा। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ लेते हैं। इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट भी कम मिलेगी आपको। लोअर इंटरेस्ट रेट कम है, एनकरेज बिजनेस, बिजनेस तो बढ़ेगा। एंड इंडिविजुअल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगी, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस तो बढ़ेगी, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। और हायर इंटरेस्ट रेट होने पे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तो कम हो जाएगी, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेट्रेंट में आ जाएगी। चलिए केस स्टडी पढ़ते हैं। देखो केस स्टडी मैंने बहुत मुश्किल से बनाता हूँ, बहुत जो मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ ना उसी की एक केस स्टडी बनाता हूँ, और पेपर में केस स्टडी आती है। केस स्टडी से आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ध्यान से देखिएगा। केस स्टडी, आरबीआई रोल इन इंडिया आपको समझाना है बिना आंसर देखे। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होगी तो आप क्या करोगे बताओ? अगर इन्फ्लेशन है तो आप क्या करोगे कम करने के लिए? तो रेट कट करेंगे सर। रेट कट करोगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। सर रेट बढ़ाएंगे सर। रेट बढ़ाएंगे। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मार्केट में से पैसा निकालोगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। मार्केट में से पैसा निकालने के तरीके बताओ। पहला, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। दूसरा, बोलो बोलो। दूसरा तरीका है सीआरआर बढ़ा दो। तीसरा तरीका है एसएलआर बढ़ा दो। चौथा तरीका है मार्केट में बॉन्ड बेच दो। बेच दोगे तो उनके पास बॉन्ड जाएगा, पैसा हमारे पास आएगा आरबीआई के पास। तो ये 4 तरीके से मार्केट में से पैसा चूसा जा सकता है। क्या क्या? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, सीआरआर बढ़ा दो, एसएलआर बढ़ा दो, या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत वहां पर बॉन्ड बेच दो। बेचने से आरबीआई के पास पैसा आ जाएगा, मार्केट में से कम हो जाएगा। इन चारों तरीके से मार्केट में से पैसा कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बोलते हैं इसे। और चारों तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। किसको समझ में नहीं आया अब भी? सर थोड़ा दोबारा रिपीट कर दीजिए एक बार। तो सर फिर अमेरिका में जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो वो उनको रेट और बढ़ाना चाहिए। ग्रोथ वैसे ही नहीं है उनके पास, ग्रोथ नहीं बढ़ी जाएगा अमेरिका में। इन्फ्लेशन कंट्रोल कंफ्यूजन हो करने रहा के था। लिए उन्हें रेट बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर रेट बढ़ा दे तो पहली ग्रोथ नहीं है वहां, तो ग्रोथ भी नहीं बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन और ग्रोथ देखना पड़ता है, इसलिए वो कुछ नहीं करते।
हमारे देश में ग्रोथ बढ़िया है, हमें ग्रोथ चाहिए इसलिए हम रेट कट करे जा रहे हैं, हमारी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। सर अमेरिका में तो ऑलरेडी सब चीज डेवलप्ड है, वहाँ किसी चीज को कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो फिर वहाँ ग्रोथ कैसे आएगी सर? रोड, एयरपोर्ट, हाँ तो ग्रोथ कैसे आती है? हर चीज है वहाँ तो। लोग तो जी रहे हैं ना, उन्हें तो खाना है। 2% की ग्रोथ चाहिए ना, 2% भी नहीं मिल रही। 2% की ग्रोथ तो चाहिए ही, कर्ज तो उन्होंने लिया हुआ है, ब्याज तो भी देना है, टैक्स तो उन्हें भी देना होता है, खर्चे तो उनके यहाँ भी होते हैं। तो वो वो कर- वो वो किससे पैसा लेते हैं सर? अमेरिका किससे लेते हैं पैसा? इंडियन मॉनेटरी फंड, आईएमएफ से, सबके सब आईएमएफ से लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ इंडिया में तो है नहीं फिर। इंटरनेशनल मैंने गलती से आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अरे वर्ल्ड बैंक से लेते हैं। सर ये जो इनके जो अरे जिस दिन इंडियन मॉनेटरी फंड हो गया ना उस दिन तो मजा आ जाएगा। आईएमएफ शायद इंडियन ही है, इंटरनेशनल 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 सर जेनेवा या कहाँ पर है इसका वो? अमेरिका में ही है शायद, या अमेरिका में, इंग्लैंड में। सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका के पास है, सारी बड़ी चीज अमेरिका में है, इंग्लैंड में या अमेरिका में। चलिए, सर ये इनका जो ब्रांड है, जैसे अमेरिका बना रहा है, जैसे पोलो ब्रांड है कोई शर्ट्स का, तो वो मतलब वहां पे तैयार करते हैं, ये कैसे करते हैं? यहाँ यहीं से तैयार होता है? वहां की कंपनी है, तैयार भी वहीं करते हैं ज्यादातर, लेकिन उसकी मर्जी है, कहीं भी तैयार कर सकता है। तो ये हमारे इधर एक मेरा मोहन में है, कि बंदा, तो वो बता रहा था कि उनकी फैक्ट्री में पोलो के जो मटेरियल है, शर्ट वगैरह, वो तैयार होती है, रेडी होके जाती है यहाँ से, और वहां का कहता है वहां पे सिर्फ उनका टैग लगता है, वहां पे जाके यहाँ से एक्सपोर्ट होता है अमृतसर से। हाँ हो सकता है डुप्लीकेट भी बन रहा है, मेरा भी कपड़े का काम है, मैं होलसेलर हूँ लेडीज रेडीमेड का, और मैं भी बना देता हूँ। तो जैसे सचिन तेंदुलकर उनका ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है पोलो का ही। जो ओरिजिनल आइटम है ना, वो तो वहीं से बनकर आएगी कंपनी से। और अगर कंपनी ने यहाँ पर अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रखी होगी, तो वहां बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी टैग दे दियो तुम बना लो, ऐसे नहीं बनेगी। वो सब बन रहा है, उसे फर्स्ट कॉपी बोला जाता है। आपको इंडिया में एडिडास पेडिडास सब मिलेगा, वो लेकिन ओरिजिनल तो नहीं है ना वो। ऐसा भी हो सकता है ओरिजिनल से भी अच्छी क्वालिटी हो। सर कैसा हो रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। जॉब वर्क देते हैं सर, जॉब वर्क। जॉब वर्क से भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, कंपनी है कुछ भी कैसे भी काम कर सकती है। चलिए, सर दो कंपनियां हैं, एक है रेमंड और एक है अरविंद। तो रेमंड जो काम करती है, जो कपड़ा बनाती है सर जीन्स का, वो अलग अलग जो यूएस के बड़े बड़े जीन्स के ब्रांड है उनके पास पहुंचता है, और वो उसको स्टिच करके उनका लेवल लगा के सारी दुनिया में भेज देती है। हाँ इंडिया से इसी तरीके से अरविंद मिल जो है सर, अरविंद मिल जो है वो नंबर 1 है पूरे एशिया में और इवन वर्ल्ड में डाइज में। तो जितने भी जो जीन्स बनते हैं अपने इंडिया में सारी दुनिया के लिए, उसका पूरा कलर का काम जो है वो अरविंद मिल का अतुल करती है सर। अतुल उसका वो है पेरेंट कंपनी है, और अरविंद मिल वो कपड़ा बना के सारी दुनिया में बेचती है सर। और हमारे यहाँ पर एक कंपनी है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट ट्राइडेंट से टॉवल बनाने में नंबर 1 है, और उसके जितने जो टॉवल है वो पूरे 5 स्टार होटल में इंडिया में और यूएस में और पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं सर टॉवल। अपन मतलब हम लोग अपन यूज नहीं करते, इतने हाई क्वालिटी के और इतने कॉस्टली हैं। बहुत बढ़िया होते हैं, बिल्कुल। तो ये कंपनीज है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि अपना बनाती है कंपनी, जॉब वर्क पे भी इंडिया में भी बनवा लेती है। तो हो सकता है जो आपका फ्रेंड बोल रहा है, हो सकता है सही भी हो सकता है, कॉपी भी बन रही हो, बनाने वाले को नहीं पता होता क्या हो रहा है। उसे तो ये पता है कि बढ़िया कंपनी का बन रहा है, महंगा है, लेकिन वो फर्स्ट कॉपी भी हो सकता है, बनते हैं, बहुत बनते हैं। चलिए एक छोटा सा, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन हम क्या करेंगे, आरबीआई को इंक्रीज करना पड़ेगा रेपो रेट सीआरआर टू रिड्यूस लिक्विडिटी। तो आरबीआई रेज रेपो रेट ड्यूरिंग 2013 में किया था टू कर्व इन्फ्लेशन, उस टाइम इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, तो 2013 में आरबीआई ने अपने रेपो रेट को बढ़ाया था। ठीक है, ड्यूरिंग स्लो डाउन, अब मान लीजिए मार्केट में ग्रोथ नहीं आ रही हो तो क्या करोगे, तो उस केस में आपको आरबीआई को डिक्रीज करने पड़ेंगे रेट
एंड सीआरआर टू इंजेक्ट लिक्विडिटी एंड बूस्ट ग्रोथ, जैसा कि कल होगा। एग्जाम्पल, आरबीआई रिड्यूसेस रेट्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक टू सपोर्ट द इकोनॉमी, और कोविड-19 से लेके वो आज तक रिड्यूस ही करे जा रहा है, जिससे कि और ज्यादा इकोनॉमी को सहारा मिलता रहे। चलिए, लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सर मॉनेटरी पॉलिसी की लिमिटेशन क्या है, मतलब ऐसा क्या चीज है जो मॉनेटरी पॉलिसी कर ही नहीं सकती? पहला, टाइम लैग, वो कुछ भी एकदम से नहीं कर सकती। वो जो डिसीजन आज लेगी उसका इफेक्ट आने में 2, 4, 6 क्वार्टर लग जाते हैं, उसका इफेक्ट आने में कुछ क्वार्टर्स लग जाते हैं, ठीक है। पहला तो है टाइम लैग, उसके बाद दूसरा है सर इसमें लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है जरा समझ लो। अगर आपने लो इंटरेस्ट सिचुएशन बना दी तो मॉनेटरी पॉलिसी में भी इनइफेक्टिव। अगर मान लीजिए बहुत ही इंटरेस्ट कम हो गया आपके देश का, मान लो इंडिया जैसे देश में 1% का इंटरेस्ट आ गया, तो उसे 1 से 1.5 कर दो, चाहे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि 1 पे भी डिमांड ज्यादा ही रहेगी, 1.5 पे भी डिमांड ज्यादा ही रहेगी। हमारे वालों को तो 10% इंटरेस्ट की आदत है, 1 और 1.5 तो हमारे लिए बराबर है। तो बहुत ज्यादा लो इंटरेस्ट भी इंडिया में नहीं कर सकते हम, वरना तो क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ पर हम बहुत ज्यादा लो नहीं करेंगे इंटरेस्ट एकदम से, मैक्सिमम 1% इंटरेस्ट उठेगा 2-3 साल में, यानी कि जो भी हमारे यहाँ 6-7% इंटरेस्ट है, तो 2 आने में कम से कम 15 साल लग जाएंगे। किस किस को मेरी ये बात समझ में आ गई? किस किस को मेरी बात समझ में आ गई कि इंटरेस्ट रेट एकदम से तोड़ देंगे, 0% के आसपास कर देंगे, तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। फिर चाहे 10% इंटरेस्ट लो, चाहे 1%, कुछ नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे भी कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग बिल्कुल सेम रहेंगे। ये 25 पैसे और 50 पैसे ऊपर नीचे करने से जो इफेक्ट आ रहा है ना, वो फिर नहीं आएगा अगर आपने जरूरत से ज्यादा नीचे कर दी या जरूरत से ज्यादा ऊपर कर दी तो भी। बहुत ज्यादा ये इसका ड्रॉबैक है कि बहुत ज्यादा भी कंट्रोल नहीं कर सकते आप मॉनेटरी पॉलिसी से। समझ में आ गया सबको? क्लियर? तो सर जैसे इंटरेस्ट रेट कल कम होते हैं तो जो डेट फंड की वैल्यू भी है वो क्या बढ़ जाएगी कल? पहले से ही बढ़ गई है, 25 पैसे के हिसाब से तो पहले ही बढ़ गई। अगर कल को 50 पैसे कम कर दे तो और बढ़ जाएगी। अच्छा, 25 पैसे के हिसाब से तो बढ़ चुकी है। जी चलते हैं आगे। 25 पैसा कट होगा, इसके हिसाब से तो फैक्टरिंग हो चुकी है, रेट बढ़ चुके हैं पहली रेट फंड के। 50 पैसे अगर कट गया तो और तभी मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है सर। मार्केट पॉजिटिव इसलिए हो रहा है, सबको लग रहा है कि 50 पैसे का कट आएगा, बैंक्स पॉजिटिव हैं। अगर कट आएगा तो उससे रियलिटी सेक्टर भागेगा, गोदरेज प्रॉपर्टी भागेगा। मैंने आज बुक कर दिया, हालांकि मैंने कहा रिस्क क्यों लें, कल को अगर 25 पैसे कट गया तो गिरेगा भी। तो गोदरेज प्रॉपर्टी मेरा बढ़िया प्रॉफिट में था, मैंने लगभग उसमें लिया 50,000 का प्रॉफिट, वो मैंने आज बुक कर दिया। और जो है बैंक्स भागेंगे, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज बुक कर दिया, रिस्क नहीं लिया, बहुत सारे लॉट है मेरे पास में ना। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी मेरा प्रॉफिट में था, उसमें मैंने 50,000 का प्रॉफिट ले लिया आज। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से मैं निकल गया, गोदरेज प्रॉपर्टी से मैं निकल गया। लेकिन अगर कल को 50 पैसे कट हो जाता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत तेज भागेगा और गोदरेज प्रॉपर्टी भी बहुत तेज भागेगा, क्योंकि रियलिटी सेक्टर को फायदा होता है रेट कटने से, ऑटो सेक्टर को भी फायदा होता है रेट कटने से, उनके ऑटो ज्यादा बिकते हैं, कार ज्यादा बिकती है। और रेट कटने का फायदा सबसे ज्यादा बैंक्स को होगा, क्योंकि बैंक्स के पास पैसा आ जाएगा और ओवरऑल मार्केट को फायदा होगा। चलिए, अगला था हमारा ये, ड्यूरिंग स्लो डाउन आप क्या करोगे, डिक्रीज कर दोगे रेपो रेट और सीआरआर। चलिए, लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी समझा रहे थे। टाइम लैग, एक तो एकदम से नहीं हो पाता। दूसरा लिक्विडिटी ट्रैप, अगर आपने लिक्विडिटी बहुत कम कर दी, लो इंटरेस्ट रेट सिचुएशन आ गई, तो फिर वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। इंपैक्ट ऑन सेविंग, अगर आपने लो इंटरेस्ट रेट कर दिया तो लोग एफडी कराना बिल्कुल बंद कर देंगे, और लो इंटरेस्ट होने से ना इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगी। आप यहाँ पर एक लिख लीजिए, कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या होता है, जब लोग 100-100, 200-200 रुपए बैंक में जमा करते हैं, तो वो 100, 200, 2 लाख, 2,000, 5,000, 5,000 सब मिलके ही तो 500 करोड़ बनते हैं। तो अगर देश में कोई बड़ा काम करना है तो उसके लिए कैपिटल फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और कैपिटल फॉर्मेशन किससे होता है, सेविंग से। और सेविंग कब होती है, जब इंटरेस्ट रेट सही रहे। तो बहुत ज्यादा लो इंटरेस्ट करने से सेविंग खत्म हो जाएगी, सेविंग खत्म करने से कैपिटल फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी, और कैपिटल फॉर्मेशन खत्म करने से आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिलेगी। तो किसको कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया, हैंड्स अप आ गए, वो आ गए, थम्स अप आ गए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन, मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, क्रूशियल रोल निभाती है इन रेगुलेटिंग इन्फ्लेशन, ग्रोथ और स्टेबिलिटी।
ग्रोथ इन्फ्लेशन और स्टेबल रहने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बहुत जरूरी है, लेकिन वो सही से आनी चाहिए। द इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट मेजर्स उठाने चाहिए एंड अलाइनमेंट विद द फिस्कल पॉलिसी, और जो गवर्नमेंट टैक्स वगैरह लगा रही है उनके साथ मिलाकर होनी चाहिए, जिससे कि दोनों को मिलाकर आप इन्फ्लेशन, ग्रोथ और स्टेबिलिटी तीनों को प्रॉपर तरीके से कर सके। यहाँ पर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी खत्म होगी, तो इसके नीचे के क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे, ये आपने कर लिए होंगे। कोई क्वेरी हो तो बोलिए, वरना मैं आगे का पढ़ा। तो वो फिस्कल पॉलिसी क्या लिखा है इसमें? तो क्या चीज है? ये हाँ, फिस्कल पॉलिसी मैंने बताया था ना कल, जो गवर्नमेंट निकालती है, बजट निकालती है हर साल में एक बार। तो साल में एक बार गवर्नमेंट बजट निकालती है, उसी बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, कि हमारा जो है पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ खर्च होगा। ये गवर्नमेंट का अपना बजट रहता है। हाँ, हर साल बजट नहीं आता। निर्मला सीतारमण जी बोलती है मैं यहाँ पर इतना टैक्स लगा दूंगी, इतना छोड़ दूंगी, इतना खर्चा करूंगी, हेल्थ पे इतना खर्चा करूंगी, वहाँ पे ये सब आरबीआई से मुझे इतने का डिविडेंड मिल जाएगा, पूरा एक बजट बनाया जाता है। तो फिस्कल पॉलिसी होती है, फिर उसे एंड में देखा जाता है कि हमने जो बोला था वही हुआ कि नहीं। अब जो बोला था उसके हिसाब से सही सही हो गया तो ठीक है, उसे पॉजिटिव बोलते हैं। थोड़ा ज्यादा खर्चा हो गया तो उसे नेगेटिव बोलते हैं, उसे करंट अकाउंट डेफिसिट बोल देते हैं, फिर फिस्कल डेफिसिट बोल देते हैं। फिस्कल पॉलिसी में या तो सरप्लस निकलता है या डेफिसिट। पिछले 20 25 30 सालों से तो डेफिसिट ही आ रहा है। बजट बना के चलते हैं, उससे ज्यादा खर्च हो जाता है गवर्नमेंट का, तो ले लेती है, बाकी चल रहा है। चलिए, अब इनकी क्वेरी अगर किसी की होगी तो मैं कल ले लूंगा, मुझे लगता है किसी की है, क्योंकि सबने ले ली थी शुरू में। कोई हो तो ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, ये तो हो गया। हाँ, हो गए। ये तो नहीं हुए, क्वेश्चन आंसर ही कर रहे थे जितने थोड़ा थोड़ा साथ में क्वेरी क्वेरी है क्या कोई? नहीं है। चलिए, इसने ही अभी आगे पढ़ाना है, ये सब आप कर लोगे, इजी है ये। ठीक है जी, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, टाइप्स एंड इम्पैक्ट, एक नया कंसेप्ट। सर जी बोलिए। सॉरी सर। सर ये जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं वो पिछला बैच में उसकी रिकॉर्डिंग हो गई है? पिछले बैच में चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं था, मुझे पिछले बैच के स्टूडेंट्स ने बताया कि ये वाला चैप्टर में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने ये चैप्टर इंक्लूड किया इस बैच में। सर इसका NISM 15 का सिलेबस सच नहीं है क्या सर? सर सिलेबस के हिसाब से गवर्नमेंट ने आपको एनआईएसएम की बुक दे रखी है, लेकिन बुक में इतना कुछ है नहीं, इतना पेपर में पूछ लेते हैं। एक्चुअल में ना प्रैक्टिकल चीजें पूछते हैं जो करंट में चल रही हो। अब करंट में आरबीआई पॉलिसी तो उसमें तो आएगा, तो इसलिए मैंने आरबीआई पॉलिसी आपको समझा दी, मॉनेटरी पॉलिसी समझा दी। अब थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन भी समझ लीजिए। जब आप लोग पेपर देने जाओगे, ऐसा हो सकता है कि कुछ आउट ऑफ कोर्स आ जाए, तो आप लोग भी मुझे बताओगे, फिर मैं उठा के बुक में इंक्लूड कर दूंगा। तो जब मुझे पता चलेगा तभी तो डालूंगा ना, तो जितना पता है उतना डाल दिया है। जब पेपर मैंने दिया था, फिर स्टूडेंट्स ने दिया, जो जो पता चलता है वो बुक में इंक्लूड करते जाते हैं। इतने क्वेश्चन याद रह जाते हैं स्क्रीन पे, तो बहुत कम बार बार याद हो जाता है। हाँ, जो भी याद रहे आप बता दीजिएगा पेपर देने के बाद। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते उसका? नहीं, कुछ भी नहीं ले सकते, लिख भी के भी नहीं सकते। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, टाइप और इम्पैक्ट। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी। जब आप पूरे वर्ल्ड को एक ही मार्केट बना देते हो, इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमीज। पहले क्या था, एक देश से दूसरे देश माल ले जाने की सुविधा नहीं थी, फिर सब देशों ने कहा कि चलो हम इस तरीके से काम करेंगे कि एक देश से दूसरे देश माल जाने में कोई खर्चा ना आए ज्यादा। तो इस तरीके से चीजें बनाई गई, फिर ट्रांसपोर्ट बनाई गई, हवाई जहाज के थ्रू माल ले जा गया, और क्या कहते हैं, हवा पानी के जहाजों के थ्रू भी भेजना शुरू किया। उससे क्या हुआ, आने जाने की कॉस्ट कम हो गई। गवर्नमेंट ने भी कहा हम सब्सिडी देंगे चलो फ्रेट पे, गवर्नमेंट ने कहा चलो हम टैक्सेस नहीं लेंगे, पेट्रोल तुम्हें सस्ता मिलेगा, इस तरीके से सस्ती की गई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो उससे क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, सारी की सारी कंट्रीज एक दूसरे से माल लेना इजी हो गया। और अब हमारे को अगर कोई चीज अपने देश में 100 रुपए की मिल रही है और दूसरे देश में 110 की मिल रही है, तो हम 100 रुपए में अपने देश से ले लेते हैं। तो अगर अपने देश में 110 मिल रही है और दूसरे देश में 100 रुपए मिल रही है, तो हम दूसरे देश से ये मंगा लेते थे, ये नहीं सोचते थे वहां से लाना खर्चा कितना होगा, क्योंकि खर्चा अब कम हो गया था। तो ग्लोबलाइजेशन का रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमीज, अलग अलग इकोनॉमी को मिला देना, कल्चर को मिला देना एंड सोसाइटीज को मिला देना, थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी, कैपिटल, इंफॉर्मेशन, कॉस्ट एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स। इस तरह के रूल बनाए गए कि भैया अमेरिका वाले इंडिया में इन्वेस्ट कर पाएंगे, इंडिया वाले अमेरिका में इन्वेस्ट कर पाएंगे। मतलब हर तरीके से कोई लोकल बाउंड्री नहीं रहेगी देशों की, चाहे किसी देश के बीच में झगड़ा भी चल रहा हो तब भी वो आपस में ट्रेड कर सकते हैं।
इस तरह के रूल बनाएगा। इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, मतलब सारे के सारी कंट्रीज को मिला दिया गया और वो बिजनेस करने के लिए फ्री हो गए। पहले क्या होता था, आपको दूसरे देश में जाना है तो आपके पास वो होना चाहिए था, पासपोर्ट और वीजा। लेकिन अब अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस वीजा मिल जाता है एकदम से, कुछ छोटे दिनों का। तो बिजनेस वीजा पे आप एकदम जा सकते हो। ये इसीलिए बना था ग्लोबलाइजेशन के लिए कि अगर आपको घूमने जाना है तो वीजा बड़े लेवल का बनता है, लेकिन अगर आपको 2-4 दिन के लिए आना तो बिजनेस वीजा फट से अप्लाई करो, अगले दिन मिल जाता है और चले जाओ। की फीचर क्या है, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। एक तो ट्रेड आराम से होने लगा, इन्वेस्टमेंट होने लगी दूसरे देश से अपने देश में, एंड इन्फॉर्मेशन भी एक दूसरे देश जाने लगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगर किसी दूसरे देश ने कोई टेक्नोलॉजी में को अच्छा कर लिया तो वो टेक्नोलॉजी हम यूज करने लगे। दैट रिड्यूसेस कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन बैरियर, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन बैरियर भी कम हुए। इंक्रीज इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशंस। ये जो पहले हम अपने देश में निर्भर थे ना कि अगर अपने देश में कुछ नहीं है तो यूज ही नहीं हो सकता था, अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपके अमेरिका में कोई चीज बनी तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। जैसे सोलर हमारे देश में नहीं बना था, लेकिन हम यूज कर रहे हैं ना दूसरे देश से इंपोर्ट कर करके। यहां तक किसी की कोई क्वेरी? सर कोई क्वेरी नहीं? नहीं सही नहीं है सर, मगर ये जो फिजिकल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट और हमने पेपर का कटिंग जो लगाया था सर, हाउ टू रिड्यूस दैट डेफिसिट सर, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग ऑलवेज। मैम ये तो लंबा हो जाएगा अगर मैं तीनों चीजों के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये तीनों चीजें कवर हो जाएंगी इसी लेसन में, ठीक है। वरना मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी कवर कर दिया और फिस्कल डेफिसिट बता दिया। फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल पॉलिसी वो होती है जो गवर्नमेंट शुरू में बजट बनाती है। अब अगर मान लीजिए बजट के हिसाब से खर्चा किया और खर्चे कम रह गए और इनकम ज्यादा होगी तो वो सरप्लस हो जाता है, और अगर इनकम कम रही, टैक्सेस वगैरह जो कलेक्शन हुई और खर्चे ज्यादा हो गए तो वहां पर फिस्कल डेफिसिट आ जाता है। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है वो बता देता हूँ। हम पूरा देश हमारा इंपोर्ट भी कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अगर इंपोर्ट ज्यादा हो गए तो वो ट्रेड डेफिसिट है, और अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो गए तो वो ट्रेड सरप्लस है। लेकिन पिछले कई सालों से ट्रेड डेफिसिट में ही है इंडिया। तो ट्रेड डेफिसिट समझ में आ गया आपको और फिस्कल डेफिसिट समझ में आ गया। तीसरा क्या था? करंट अकाउंट। वो तो समझ में आ गया सर, बट हाउ टू रिड्यूस दैट। कैसे करना है ये दिमाग तो गवर्नमेंट को लगाने दो और अपने आप लगाओ, ठीक है। मैं जो पहले समझाऊंगा आपकी इसी में समझा दूंगा, और जो 15 में नहीं समझाऊंगा वो 8 में समझा दूंगा। लेकिन अगर मैं आज समझाने बैठ गया ना तो 2 क्लासेस लग जाएंगी दूसरा। कुछ स्टूडेंट्स ने पेपर भर दिया है, तो जिन स्टूडेंट्स उनको 15 तारीख को पेपर है, मुझे कोशिश है मेरी कि 15 तक मैं कोर्स खत्म करा दूं, क्योंकि मुझे अपना नया बैच भी स्टार्ट करना है आपका नए से मेट का। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कट कर रहा हूँ इधर उधर की बात करने को, क्योंकि कल भी हमने पूरा सा पैरा पढ़ा था फिस्कल डेफिसिट का, बस वो उसका सॉरी। ठीक है ओके, अब ये चल जाए तो हम आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सर ग्लोबलाइजेशन करने के भी तरीके बहुत सारे थे, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन तो आपको पता था कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन कैसे कैसे हो सकती है वो आज हम आपको बताएंगे, जरा चल जाए बस। मॉनेटरी पॉलिसी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है जहां तक मुझे लग रहा है। तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चलिए। आरबीआई ने बॉन्ड बेच दिए, इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि घटेगा? बॉन्ड बेच दिए मतलब मार्केट में पैसा आ गया, मार्केट से पैसा चला जाएगा, इन्फ्लेशन कम होगा सर। मार्केट से बॉन्ड कम होगी सर। बैंकों से पैसा वापस ले लिया, बॉन्ड बेचे तो आरबीआई को पैसा चला गया, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। किस किस का आंसर है इन्फ्लेशन कम हो जाएगा? हैंड रेस की। ये इन्हें बॉन्ड बेच दिए। बॉन्ड बेच दिए मतलब आरबीआई जो है बॉन्ड बेच के मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा रही है सर। लिक्विडिटी बढ़ाएगी मतलब ऑब्वियस बात है इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा। पैसा निकाल रहे हो। सचिन जी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है सूर्यवंशी जी, कि जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आप सारे ही गलत दे रहे हो, और पिछले 2 दिन से ऐसा हो रहा है, 2-3 दिन से। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा पेपर में। जो कंसेप्ट मैंने बिल्कुल अभी पढ़ाया है
अगर आरबीआई बॉन्ड बेच रही है तो पैसा किसके पास आएगा, पहले ये बताइए। पैसा आरबीआई के पास आएगा। मार्केट पैसा आरबीआई के पास आएगा सर, मार्केट से पैसा जाएगा कि मार्केट में पैसा आएगा? मार्केट से पैसा चला जाएगा सर, अगर तो मार्केट से इन्फ्लेशन पैसा कम चला होगी, जाएगा तो इन्फ्लेशन कम होगी कि ज्यादा? कम होगी ना सर। कम होगी। आंसर दीजिए ना, बार बार ज्यादा ज्यादा क्यों बोल रहे सर यही तो बोला मैंने। हो? आपने बोला इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, आरबीआई का पैसा और मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा और बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। नहीं सर, मेरे को मार्केट से पैसा चला जाएगा। अगर ये बोला है तो ठीक है। अगर हाँ आरबीआई बॉन्ड बेचेगा तो मार्केट से पैसा चला जाएगा आरबीआई के पास और मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, डिमांड भी गिर जाएगी और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब और दे दीजिए फिर इसी बात पे। आरबीआई ने एसएलआर घटा दिया, एसएलआर को कम कर दिया, तो ग्रोथ पे क्या असर पड़ेगा? वो इंक्रीज होगी सर। विनीत जी का आंसर है ग्रोथ। एसएलआर का फुल फॉर्म कैसे भूल गया हूँ। लिक्विडिटी रेशियो। आंसर बताइए ना मैम। क्वेश्चन क्या था दोबारा बोलना। आरबीआई ने एसएलआर कम कर दिया, उससे ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ेगा? एसएलआर कम कर दिया सर, यस। लिक्विडिटी कम Inflation decreases, repo rate increases, IMF market share it decreases. राधा मैम आपकी आवाज बड़ी कम आती है, मुझे एक बार में समझ में नहीं आती, फिर से बताइए और एक ही आंसर बताना है बस आपने। एसएलआर कम होने से ग्रोथ बढ़ेगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज, बस यही बताना है। बढ़ेगी। राधा मैम बताइए, इंक्रीज की डिक्रीज ग्रोथ? Growth increases, sir. किस किस का आंसर है ग्रोथ इंक्रीजेस? हैंड रेज कीजिए। तीन चार हाथ हुए हैं और आंसर सही है। अगर आरबीआई ने एसएलआर कम कर दिया तो गवर्नमेंट, मतलब एसएलआर कम होने का मतलब बैंकों के पास पैसा ज्यादा आ गया, बैंकों के पास पैसा ज्यादा आएगा मतलब मार्केट में भी पैसा ज्यादा जाएगा और मार्केट में पैसा जाएगा तो उससे ग्रोथ बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। बढ़ेगी। Inflation increases. इंक्रीजेस। तो इसे अच्छे से बोलना है सचिन जी, गलती नहीं करनी है। यस सर। वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। टाइप्स ऑफ, ये चलने को मना कर रहा है, कह रहा है इतना ही पढ़ा हो, लेकिन चल गया चल गया। टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहला इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कर दिया हमने। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फ्लो। आपने क्या करा, सारे देशों को मिला दिया कि तुम एक दूसरे से क्या ट्रेड कर सकते हो, एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एक दूसरे में कैपिटल का फ्लो कर सकते हो। एग्जाम्पल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाते हैं डब्ल्यूटीओ में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, एफडीआई और आउटसोर्सिंग। आपको कहा जाता है भैया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देखो 100 करोड़ का माल मैं तुमसे खरीदूंगा, उसके बदले 100 करोड़ का तुम खरीदना, मैं तुमसे टैक्स लूंगा ना तुम मेरे से लेना। ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब जितने का माल मैं खरीदूंगा उतने का तुझे भी खरीदना ही पड़ेगा और हम दोनों एक दूसरे से टैक्स नहीं लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, दोनों की कॉस्टिंग कम हो जाती है, टैक्सेस नहीं लगते और देशों को नुकसान होता नहीं है। भाई अगर मैंने टैक्स छोड़ा दोनों ने छोड़ा, देश को कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन टैक्स। म्यूट हो जाएगी सर, ये कौन है? बीच बीच में आवाजें आ रही हैं। सेकंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। सर अब जो हम मिक्स होते हैं ना वो कल्चर के हिसाब से होते हैं। जैसे स्प्रेड ऑफ आइडियाज, हम सिर्फ आइडिया एक्सचेंज करेंगे, वैल्यू एक्सचेंज करेंगे, कस्टम्स करेंगे और ट्रेडिशनल अक्रॉस बॉर्डर, ट्रेडिशनल बनेंगे, मतलब तू भी दिवाली मना ले। जैसे कि चाइना वाले हमारे लिए पिचकारी बना के भेजते हैं, तो उनके यहाँ थोड़ी पिचकारी बिकती है लेकिन हमारे लिए बना रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। मतलब हम अपने कल्चर की चीज आपसे खरीदेंगे।
तो ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस ऑफ हॉलीवुड, फास्ट फूड चेन एंड फैशन, इसमें क्या हुआ, जो बाहर के ब्रांड थे वो हमारे कंट्री में आकर उन्होंने पूमा, एडिडास बेच दिया, और बाहर का जो फास्ट फूड था, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, वो हमारे यहाँ बिक गए, और ऐसे ही हॉलीवुड मूवीज भी हमारे यहाँ लगने लगी। तीसरा ग्लोबलाइजेशन था टेक्नोलॉजी का। सर आपकी टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अक्रॉस नेशन, जैसे कि इंटरनेट एक्सेस पहले ही अमेरिका में था, हमारे पास नहीं था, लेकिन अमेरिका ने हमें इंटरनेट एक्सेस दिया। एआई भी हमें अमेरिका ने दी, और मोबाइल टेक्नोलॉजी भी हमें अमेरिका में मिली। आपको पता है इंटरनेट का इन्वेंशन कैसे हुआ था? हाँ सर, मिलिट्री वालों के लिए हुआ था। मिलिट्री वालों के लिए हुआ था। मिलिट्री वाले रेडियो के थ्रू एक दूसरे को कम्युनिकेशन करते थे, फिर वो लेकिन कुछ एक लिमिटेड जगह तक ही हो पाती थी, 100 मीटर, 50 मीटर, फिर उसी को बढ़ाया गया धीरे धीरे, तो वो अमेरिका ने बनाया था इंटरनेट। और पहले इंटरनेट मतलब सिर्फ 10 बंदे, 20 बंदे या 50 बंदे आपस में जुड़े रहते थे, एक रूल, एक उसके हिसाब से, इंटरनेट के हिसाब से। फिर उस इंटरनेट को ही जब सबसे जोड़ दिया गया तो उसका नाम बदल कर हो गया इंटरनेट। इंटरनेट आज भी चलता है। अगर आपको आपस में कम्युनिकेशन करना है 4 जगहों पे, 4 बंदों के बीच में, तो आप आपस में इंटरनेट बनाओगे। वो इंटरनेट के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, और आपस में आप फ्री में कम्युनिकेशन कर पाओगे, फ्री में। और सर इसमें सबसे नंबर 1 है मोटोरोला। मोटोरोला का जो है वो आज भी सिग्नल कोई उसको क्रैक नहीं कर सकता सर। हाँ, लेकिन मोटोरोला के जो सेट होते हैं वो भी तो मोटे मोटे होते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उसने इस तरीके से बनाया है उन्हें। सर वो डायरेक्ट सेटेलाइट से कनेक्ट होते हैं और सेटेलाइट वाले बनाता है वो, लेकिन मोटे होते हैं इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया सोशल ग्लोबलाइजेशन। सोशल मतलब आइडियाज, इंफॉर्मेशन, वैल्यू अक्रॉस कंट्रीज दोगे आप। फैक्टर्स ड्राइविंग ग्लोबलाइजेशन से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आया, जिससे कि टेक्नोलॉजी ट्रेड हो जाए। ट्रेड लिबरलाइजेशन, सब ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर को जो जो दूसरे देश से काम करने में दिक्कतें आती थी वो हटाई गई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई लाई गई कि ठीक है अब डायरेक्टली आप जो है दूसरे देश में इन्वेस्ट कर पाओगे। ट्रांसपोर्टेशन सस्ती की गई, ट्रांसपोर्टेशन इनोवेशन की गई, और मार्केट लिबरलाइजेशन की गई। दोबारा आगे जैसे ट्रेड लिबरलाइजेशन था, ट्रेड बैरियर हटे, ऐसे ही यहाँ पर मार्केट की जो दिक्कत थी वो हटाई गई, डीरेगुलेशन किया गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया, इंडस्ट्री। ये फैक्टर्स थे ग्लोबलाइजेशन करते समय जो हमने यूज किए थे। एडवांटेज क्या हुई सर ग्लोबलाइजेशन की? पहला, ट्रेड बढ़ा, बाहर के लोग भी आपसे खरीदने लगे, और इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ी, और जॉब भी बढ़ी। एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट में आपका एक्सेस बढ़ा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इनोवेशन हुई, पहले जो चीज हमारे पास नहीं थी वो भी हमारे पास है, और जो हमारे पास और अमेरिका के पास नहीं, हम अमेरिका को दे देते हैं। तो जो चीज अमेरिका के पास नहीं थी वो उसके पास पहुंच जाती है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, कल्चरल एक्सचेंज बढ़ता है, आपस में प्यार बढ़ता है, ठीक है ना? ये सब फायदे होते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? जॉब डिस्प्लेसमेंट। पहले जो काम हम हाथों से करते थे मशीनों से होने लगा, तो जॉब कम हो गई। इनकम इनइक्वालिटी, जो पढ़ा लिखा आदमी है वो एक्सपोर्ट कर लेता है, जो पढ़ा लिखा नहीं वो बेचारा वहीं कहीं रह जाता है। तो इनकम की इनइक्वालिटी बढ़ गई, क्योंकि अब जब से ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो छोटा आदमी तो काम ही नहीं कर पा रहा। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, अब हमारे इंडिया में मान लो जरूरत 10 चीजों की, 10 आइटम की थी, बनाम 100 रहे हैं, बाकी बची हुई 90 हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से हम एनवायरमेंट का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे। तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है, वगैरह वगैरह। लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, अब हमारे देश में जो है निक्कर नहीं चलती थी पहले, लेकिन अब हम निक्करे बना बना के बेचते थे बाहर वालों को, तो थोड़ी सी इंडिया में भी बेच दी, तो अब यहाँ भी चलने लगी लड़कियों के लिए। वॉल्यूनरेबल, नहीं पहनो भैया, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है? आई एम अ फेमिनिस्ट, जो मन करे वो पहनो। मैं अपनी वाइफ को भी पहनाता हूँ, अपनी बेटियों को भी पहनाता हूँ। चलिए, वॉल्यूनरेबिलिटी टू ग्लोबल क्राइसिस, और अगर कभी कोई ग्लोबल क्राइसिस आ जाता है तो हम सब मिलके उसकी हेल्प भी करते हैं। मान लीजिए कभी कहीं पर बाढ़ आ जाती है तो उसकी हेल्प करते हैं ना, ऐसे। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स आ जाए या कोई पेंडेमिक आ जाए, स्प्रेड क्विकली अक्रॉस नेशंस, तो इसमें क्या होता है? वॉल्यूनरेबिलिटी मतलब हम हेल्प तो करते हैं, लेकिन मान लो अगर एक देश में कुछ हो गया, मान लो आज अमेरिका फेल हो गया, तो हम सब फेल हो जाएंगे। क्यों? हम अमेरिका पे डिपेंडेंट है। पहले क्या था? ग्लोबलाइजेशन था नहीं, सब अपने पे ही डिपेंडेंट थे, बाहर के देशों से बहुत कम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं होता था। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, इंपोर्ट भी बढ़ा और एक्सपोर्ट भी बढ़ा, तो हम दूसरे देशों से इंटरकनेक्टेड हो गए। अब अगर एक देश को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे देश में भी हो जाएगी। इसी को बोलते हैं वल्नरेबिलिटी ऑफ ग्लोबल क्राइसिस।
इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया क्या हुआ वो देख लीजिए। कुछ तो हुए पॉजिटिव, कुछ हुए नेगेटिव। पहले पॉजिटिव बताता हूँ सर। एक तो एफडीआई बढ़ गया, इंक्रीज एफडीआई और टेक्नोलॉजी मिल गई। ग्रोथ इन आईटी, आईटी में ग्रोथ हुआ, बीपीओ में ग्रोथ हुआ और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री लग गई। एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट हुआ और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट आ गए। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ? वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो खत्म ही हो गई। इंक्रीज कंपटीशन फॉर डोमेस्टिक प्लेयर, डोमेस्टिक प्लेयर के लिए कंपटीशन बढ़ गया, छोटी कैपिटल वाला आदमी काम नहीं कर पा रहा। ग्रेटर एक्सपोजर टू ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स, जो ग्लोबल लोग हैं हम उन्हें भी अपना माल बेच पा रहे हैं तो थोड़ी डिमांड मिल रही है हमें। रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन ग्लोबलाइजेशन, कि डब्ल्यूटीओ का ग्लोबलाइजेशन में क्या रोल है वो बताएंगे। ये जरा हैंग हो गया, 2 मिनट का रेस्ट। यहां तक किसी को कोई क्वेरी? सूर्यवंशी जी बोलिए। सर ये जितनी अच्छी चीज है, ट्रम्प अभी इन सब का उल्टा कर रहा है। हाँ यही तो मैं समझा रहा हूँ, ट्रम्प पागल है। मतलब इंडिया का जो बंदा किसी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज हूं नहीं, अपनी पढ़ाई लिखाई करके आप लोगों को पढ़ा लेता हूँ, उस छोटे बंदे को समझ में आ रही है बात। अमेरिका जैसे बंदे के प्रेसिडेंट को समझ में नहीं आ रही क्या होगा भैया। मतलब वर्ल्ड लेवल पे बेइज्जती करवा रहा है, बस कोई कुछ कह नहीं रहा उसे, लेकिन उसकी इज्जत नहीं है बिल्कुल भी, कुछ नहीं होता। पर वो तो बोलते हैं कि ये कुछ ना ही बोले तो अच्छा ही है, हाँ अगर कुछ बोल दे तो पता नहीं क्या कर देंगे, उसके मन में जो आता है वो कर लेता है। बोल देता है। और पागल है, 30% टैक्स को एक साथ लगा सकता है, वो 300% लगा देता है। कोई किसी चीज पे 2% 5% टैक्स बढ़ा देना तो ऊपर की नीचे हो जाती है धरती। ये पागल इंसान 300% टैक्स लगा देता है, 30% लगा देता है। अरे 5% भी टैक्स तो उसमें बढ़ा देता है किसी भी चीज पे। तो अब मार्केट भी इसको डिस्काउंट कर रहा वो है। अपने हिसाब से बात करते हैं ना कि वो अपना बिजनेस चला रहा है, ये नहीं उसको पता नहीं वो कंट्री उसको चला रहा अपना है। बिजनेस भी नहीं मिलेगा। मार्केट में डर का माहौल है, जो पैसा अमेरिका के बॉन्ड्स में लग रहा है वहां से एफआईआई और सारे के सारे इन्वेस्टर निकाल रहे हैं। ये पागल इंसान है, कल को यही कहते मैं ब्याज नहीं दूंगा, हम क्या कर लेंगे। तो वहां से पैसा भी निकल रहा है, वहां से इन्वेस्टमेंट भी निकल रही है। कोई नई कंपनी अपना ऑफिस अमेरिका में खोलना नहीं चाहती, इसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा। पता नहीं चाहती क्या है ये। तो चाहता क्या, इसने अपना एक कॉइन लॉन्च किया है जो क्रिप्टो का था, वो $30 का था, $30-35 का, और ओपनिंग हुई और उसके बाद $15 का रह गया। हाँ लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया और फिर बस पता नहीं क्या क्या कर रहा है, छोड़िए उसके बारे में बात करना बेकार है, जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। क्योंकि हम कितनी भी डिस्कशन करेगा तो ये अपनी मर्जी की और वही चलेगी। तो डिस्कशन करने का सर फायदा आप, कहाँ है जहाँ हमारी सुनी जाए। जी आपको इतना एक्सपीरियंस है मार्केट में, सर आपको लगता है कि अमेरिका अभी डूब सकता है? मुझे लगता है अमेरिका डूबेगा नहीं, अमेरिका डूबेगा नहीं, वहां का फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। और जब अमेरिका का फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा तो अभी बहुत सारा पैसा वो छोटी छोटी कंट्रीज को देता है, इंडिया को भी कई लाख करोड़ देता है वो हर साल, है ना, दान के रूप में। इंडिया जो आईएमएफ है ना, वो छोटी छोटी कंट्रीज को बहुत पैसा देता है फ्री में, अलग अलग स्कीम में, और वो सब अमेरिका की जेब से जाता है। उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो पर आईएमएफ अकेले अमेरिका का तो कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, तो सारी कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन है रहता कि है। जिसकी जीडीपी जितनी ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा। अमेरिका का जीडीपी सारे वर्ल्ड की जीडीपी एक तरफ और अमेरिका का जीडीपी एक तरफ इक्वल है, तो अमेरिका का कंट्रीब्यूशन 50% है लगभग उसमें। अब अगर अमेरिका ही कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा फिर। तो अब अगर अमेरिका को कोई प्रॉब्लम हुई, सबसे पहले वो अपना कंट्रीब्यूशन कम करेगा। नहीं तो सर इसमें मतलब इसके लिए कंट्री का जो भी लेवल हो, फाइनेंशियल लेवल जो भी हो, वो तो दे आर बाउंड टू कंट्रीब्यूट उतना अमाउंट इन द आईएमएफ एज ना पर द सर। परसेंटेज, एज पर द परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जो कंपनी की जीडीपी कम है वो छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे रही है, जो कंपनी की जीडीपी ज्यादा है वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो अमेरिका का इंडिया से 8 गुना जीडीपी है। मतलब इंडिया जैसी 8 कंट्रीज के बराबर कंट्रीब्यूशन अमेरिका का किला है। मतलब बड़ी बड़ी सारी कंट्रीज मिला लो, चाइना, जापान, रूस, इंडिया, सबको मिला लो, उसके बराबर अकेला अमेरिका देता है। तो अगर अमेरिका ने अपना कंट्रीब्यूशन कम करा तो समझो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और छोटी नहीं पर वो अपने से तो कंट्रीब्यूशन कम नहीं कर सकता ना सर, मतलब जब तक मर्जी है। वोटिंग नहीं होगी प्रॉपर। आईएमएफ में सबसे ज्यादा वोटिंग राइट अमेरिका के पास है, वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा वोटिंग राइट अमेरिका के पास है। अमेरिका के साथ चलता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। तो एक बार की बात जो यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आया था अमेरिका में, तो इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलाया था वहां पे कुछ, क्योंकि वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, तो उनसे कुछ सजेशन लेकर इन्होंने अपना कुछ बेनिफिट लिया था। अरे पता नहीं कितनी बार डॉक्टर मनमोहन, कांग्रेस में मैं सिर्फ एक ही बंदे की बात करता हूँ, मनमोहन सिंह जी, बस।
उनकी है, और दूसरे नंबर पे करता हूँ मैं पी चिदम्बरम की। वो इनकम टैक्स का लॉयर था और बड़े से बड़े सीए को धूल चटा सकता है। जितना इनकम टैक्स बनाया हुआ था ना पुराना वाला लॉ, हम उस टाइम पढ़ रहे थे सीए जब चिदम्बरम जी थे। तो भैया हर 30 दिन बाद कोई नई अमेंडमेंट आ जाती थी और दिमाग घुमाने वाली अमेंडमेंट आती थी। मतलब उनकी एक अमेंडमेंट पढ़ने के लिए एक महीना चलता था मेरा हमारा चैप्टर। मतलब चिदम्बरम ने जो टैक्स बनाया था ना घुमा घुमा के, हमें ही पता है कितना दिमाग लगा लगा के बनाया था। और सारा का सारा जो टैक्स लॉ बनाया था, बनाया इसीलिए था कि कांग्रेस के पास कई हजार करोड़ ब्लैक था, उसे व्हाइट कैसे किया जाए, इसीलिए बना था वो। और मोदी जी ने अपने सारे इनकम टैक्स लॉ चेंज किया सबसे पहले। पुराना वाला इनकम टैक्स लॉ को डालो गड्ढे में, ये आ गया नया 2013 इनकम टैक्स एक्ट दोबारा नहीं आया, 2018 आया वो, शायद 18-19 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ क्या है? डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि ट्रेड अच्छे से हो। क्या करता है? रिड्यूस ट्रेड बैरियर, एक तो बैरियर कम कर दिए ट्रेड बैरियर। रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट, अगर ट्रेड कोई डिस्प्यूट हो जाए आपके बीच में, रिजॉल्व करता है। एंश्योर इक्वल मार्केट एक्सेस टू फॉर ऑल नेशन, सब नेशंस को इक्वली रेट का मिले, इक्वली रेट पता चलता रहे और आपको मिलता भी रहे माल, ये वो इंश्योर करता है। 3 काम करता है डब्ल्यूटीओ ने, लर्न कर लेना। ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ हम अच्छे से काम कैसे कर सकते हैं? देखो थ्योरी है, ध्यान से। इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना है आपको अपनी, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखना है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर करना है, एंड एथिकल प्रैक्टिसेस रखनी है, कुछ गलत सलत नहीं करना है। और अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट जब आप दान खाते में लगा देते हो उसे बोलते हैं सीएसआर। अपने प्रॉफिट का 1% हर कंपनी को कुछ अच्छे कामों में लगाना होता है, रूल है, उसी को बोलते हैं सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए आपने देखा होगा सारी बड़ी बड़ी कंपनियों की एक ट्रस्ट होती है, जैसे रिलायंस फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन ट्रस्ट। हर एक बड़ी कंपनी की अपनी ट्रस्ट होती है, क्योंकि उन्हें पैसा अच्छे कामों में लगाना है, तो अच्छे कामों में लगाने के लिए किसी ना किसी ट्रस्ट को दान देना है। तो वो कहते हैं किसी ट्रस्ट को दान क्यों दें, अपनी ट्रस्ट को दान देंगे ना। तो अपनी कंपनी की टोटल प्रॉफिट का 1% वो अपनी ही ट्रस्ट को दान देके फिर उसे अच्छे कामों में लगा देते हैं। ठीक, तो सोशल सीएसआर सबको समझ में आ गया? सीएसआर 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलिए क्या पूछ रहे हैं? 2% है, 2% है क्या? 2% है सर, और उसमें उनको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। टैक्स बेनिफिट मिलता है अगर वो सीएसआर करेंगे तो। 2% है, चलिए वेरी गुड, याद रखिएगा 2% ऑफ प्रॉफिट। कंक्लूजन आप पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करेंगे ये वाले। आगे बढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन तो बड़े सारे हैं। ये आ गया सर अगला, सेक्युलर, साइक्लिकल एंड सीजनल ट्रेंड्स क्या होते हैं, ये आप पढ़कर आओगे। जब लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, कंटिन्यूस ट्रेंड होता है, उसे बोलते हैं सेक्युलर ट्रेंड। एक बार आता है तो 8-10 साल चलता है। ड्राइवन बाय स्ट्रक्चरल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या फिर डेमोग्राफिक शिफ्ट। जैसे मान लीजिए कि पहले नेट नहीं था, फिर इंटरनेट आया, तो एक स्ट्रक्चरल चेंज आया कि जो काम इंटरनेट के थ्रू जल्दी हो जाते हैं वो उससे होने लगे। ये अभी 10-15 साल से चल रहा है ना। फिर एआई आया, अब जब एआई आया तो वो जो काम कंप्यूटर में बैठ के हाथ से टाइपिंग करके करते थे वो कम हो गए। अब एआई अगले 10-15 साल चलेगा, तो इसे बोलते हैं सेक्युलर ट्रेंड। ये किसी एक चीज की वजह से आता है, या तो कोई स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, या फिर डेमोग्राफी की शिफ्ट हो जाता है। एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, इंक्रीजिंग अडोप्शन ऑफ स्मार्टफोन आया पहले, और लॉन्ग टर्म राइज इन डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये दो एकदम से चेंज हुए। साइक्लिकल ट्रेंड होता है जो थोड़े दिनों के लिए आता है फिर दोबारा चला जाता है, फिर थोड़े दिनों के लिए आता है फिर चला जाता है, रिपीटेटिव होता है। साइकिल की तरह होता है, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। तो ये कहते हैं रिपीटेटिव पैटर्न होता है, दैट अकर्स ड्यू टू चेंज इन बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल चेंज होने की वजह से होता है, अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने पहले तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाती उस हिसाब से बिजनेस चल रहा था। अब इंडिया में घटाई जा रही है, तो घटाने वाले जो प्रॉफिट में, मतलब बैंक वगैरह प्रॉफिटेबल है। एग्जाम्पल, ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ रियल एस्टेट मार्केट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन। देखो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे तो रियल एस्टेट की डिमांड कम हो रही थी। अब पिछले 1-2 साल से इंटरेस्ट रेट घटे जा रहे हैं, धीरे धीरे रियल एस्टेट की डिमांड भी आई जा रही है। फ्लक्चुएशन इन ऑटोमोबाइल सेल्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम्स एंड रिसेशन। अगर मार्केट रिसेशन में होगी तो ऑटो कम बिकेंगे, कार कम बिकेगी। अगर मार्केट बूम में चल रहा होगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़िया हो रही होगी, तो सेल्स ज्यादा होगी ऑटोमोबाइल्स की। तो ये भी इस पर डिपेंड करता है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी? सीजनल ट्रेंड होता है जो प्रिडिक्टेबल होता है, सर 2 महीने के लिए आएगा। सबको पता है बरसातें आएंगी तो छाता बिकेगा, सबको पता है बात। सबको पता है बरसातें आएंगी
तो खाने पीने की चीजें कम बिकती हैं, ये सबको पता है। तो ये होता है सीजनल ट्रेंड, एक सीजन के लिए आता है और ये प्रिडिक्टेबल होता है। एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस भी करके लाएंगे, बहुत इजी है, 4 5 10 क्वेश्चन है, ये भी आप पढ़ेंगे और आपसे हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ही शायद लेसन खत्म हो जाएगा, देखते हैं। हाँ, इसके बाद ये लेसन खत्म हो गया। ये कल को हम इंडस्ट्री एनालिसिस आपको कराएंगे। 5th लेसन के क्वेश्चन आप सब करके लाएंगे, बड़ा इजी लेसन है और मेरे को लगता है कि आपको 5th लेसन पढ़ने में मजा आया होगा। किस किस को लगा कि हाँ 5th लेसन पढ़ने में बहुत नॉलेज मिली है?